क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। Very good morning to all of you and welcome to Major Kalsi Classes Private Limited Prayagraj. Welcome to Current Affair Weekly Current Affair Arena. And this week the first topic is Abide with Me. Recently ये काफ़ी बच्चा देखा जाए तो न्यूज़ में रहा। Abide with Me की अगर बच्चा हम बात करें तो Abide with Me न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इस पे जो हमारे विपक्षी दल कांग्रेस है कंटिन्यूसली हमारे सत्ताधारी दल पे ये एलिगेशन लगाता रहा कि अबाइड विद मी जो महात्मा गांधी की फेवरेट ट्यून हुआ करती थी, इसको बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से क्यों हटाया जा रहा है। ठीक, बेसिकली अबाइड विद मी की बच्चा अगर बात किया जाए तो अबाइड विद मी जो संगीत है ये एक ईसाई भजन है जिसको बीटिंग रिट्रीटिंग सेरेमनी जो कि 29 जनवरी हर साल को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हेल्ड किया जाता है, उसमें यह बजाया जाता है। ठीक, भारत सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि इस ईसाई भजन की जगह पे कवि प्रदीप द्वारा लिखित और लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ गीत ऐ मेरे वतन के लोगों इस अबाइड विद मी की जगह पे बजाया जाए। ठीक है, सो रिमेंबर द अबाइड विद मी is a Christian hymn which was written by Mr. Henry Francis Lyte, a Scottish Anglican minister, and this hymn was continuously featured in the Indian beating retreat ceremony since 1950 till 2022. This year, this Abide with Me hymn is now replaced by ऐ मेरे वतन के लोगों, which was sung by Bharat Ratna Lata Mangeshkar and written by Kavi Pradeep. Is it clear? Clear hai bachcha? And when we deal with beating retreating ceremony, then after Republic Day parade on 29th of January each year since 1950, beating retreating ceremony is officially, it denotes that the end of Republic Day festives. ये बताता है, आप बीटिंग रिट्रीटिंग सेरेमनी को अगर देखोगे तो ये बताता है बच्चा कि अब जो ऑफिशियली हम क्या कर रहे हैं कि जो रिपब्लिक डे का जो हमारा फेस्टिवल था इसको हम खत्म कर रहे हैं। याद रहेगा आपको? चलिए ना, अबाइड विद मी के बाद अगर देखा जाए बच्चा तो श्री रामानुजाचार्य सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जब आप श्री रामानुजाचार्य की बच्चा बात करोगे तो समानता की मूर्ति या स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वर्ल्ड ऑर्डर की सेकेंड हाईएस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति अब हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 फरवरी को इनॉग्रेट की जाएगी। ठीक है, जो कि श्री रामानुजाचार्य जी की है। श्री रामानुजाचार्य की बच्चा अगर बात किया जाए तो श्री रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे, जिन्होंने वैष्णववाद में सबसे सम्मानित आचार्य इनको माना जाता है। इनका जन्म 1017 ईस्वी तमिलनाडु में हुआ था। ये विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक भी रहे हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बच्चा अगर बात किया जाए तो ये 5 धातुओं से बनी हुई है, जैसे स्वर्ण, तांबा, चांदी, पीतल और जस्ता से मिलकर इस मूर्ति को बनाया जा रहा है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में एग्जिस्ट करती है और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि आपके हैदराबाद में एग्जिस्ट करेगी, तेलंगाना में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सो रिमेंबर कि ऑन 5th of February 2022 मिस्टर नरेंद्र मोदी unveiled the world second highest statue which exists in Telangana, Hyderabad of Sri Ramanujacharya. This one is 216 foot tall statue in sitting form of Saint Ramanujacharya. Clear? This statue is built by 5 metals, that is gold, copper, silver, brass and zinc. And also remember
about Sri Ramanujacharya, that is Sri Ramanujacharya, born in 1017 BC in Tamil Nadu, and he is the most respected Acharya in the philosophy of Sri Vaishnavism, and also he was the chief proponent of Vishisht Dvait. Is it clear? याद रहेगा आपको? चलिए, now the next one is the Quad. Recently, अगर अभी हाल ही में देखा जाए बच्चा, तो क्वाड समूह की बैठक इंडो पैसिफिक जोन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को लेकर अभी हाल ही में बैठक हुई, उसमें कई सारे फैसले लिए गए। ठीक, ये जो क्वाड समूह है, क्वाड समूह को देखा जाए तो हिंद प्रशांत महासागर में जो जलवायु संबंधित आपदाएं हैं, विशेषकर सुनामी जैसी आपदाएं हैं, उनसे निपटने के लिए इस समूह को बनाया गया है। ठीक, इस समूह को पहली बार प्रपोज किया गया था प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, प्रधानमंत्री शिंजो आबे 2007 में क्वाड समूह को प्रपोजल दिए थे कि हमें क्वाड समूह क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, क्वाड समूह के अंदर बच्चा अगर देखा जाए तो 4 देश आते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया, भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश मिलके क्या करते हैं? ठीक, क्वाड समूह का निर्माण करते हैं। क्लियर रहेगा? चाइना के अनुसार ये जो क्वाड समूह है, ये एशियन नाटो है, एशिया का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक समूह है। ठीक है, नाउ रिमेंबर द क्वाड रिसेंटली held a summit on Indo-Pacific zone environmental threats, and this Quad is constituted just because of 2004 tsunami in Indian Ocean. Remember, the first proposal or the Shinzo Abe, the Quad is a brainchild of Shinzo Abe in 2007. In 2007, he proposed that the state like US, Japan, Australia, and India create the Quad, which successfully or which helps the region of Indo-Pacific in terms of what? Environmental threats. Clear? Especially in form of tsunami. जो नेचुरल हैजर्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहे हैं या फिर हो रहे हैं, उससे सिक्योर करने के लिए शिंजो आबे ने 2007 में क्वाड का प्रपोजल रखा था। क्वाड कंसिस्ट 4 नेशन स्टेट, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। Chinese claims that Quad is an Asian NATO and this group militarize the Indo-Pacific zone. Is that clear? Chali. Now the next one is Environmental Ministry proposed changes to Wildlife Act. हाल ही में भारत सरकार ने 2021 में वाइल्ड लाइफ एक्ट को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। ठीक है, इसके पहले बच्चा अगर देखा जाए तो वन्य जीव अधिनियम में ऑलरेडी कई बार परिवर्तन हो चुका है। वन्य जीव अधिनियम पहली बार 1972 में बच्चा आया था। ठीक है, और 1972 के बाद 1982, 1986, 1991, 1993, 2002, 2006 और 2013 में इसको संशोधित किया जा चुका है। परंतु 2021 का संशोधन कई मायनों में काफी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इसमें कई सारे व्यापक संशोधन होने को है, जिसमें प्रस्तावित विधेयक में वन्य जीव अपराधों के लिए जो जुर्माना 25,000 लगाया जाता था, उसको अब बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। बाकी लुप्त प्राय वन्य जीव तथा वनस्पति प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी अभी समय के अनुसार कानून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल प्रजातियों को विनियमित करने संबंधित एक नया और अलग अध्याय इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो विधेयक में शीर्ष अधिकारियों के पूर्व अनुमति के बिना प्रजातियों को रखने, व्यापार करने और प्रजनन करने पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है, तथा विदेशी प्रजातियों द्वारा उत्पन्न खतरों को भी स्वीकार इसमें किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा अगर देखा जाए तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम था 1972, उसमें जो प्रावधान किए गए थे उनके बारे में अगर देखा जाए तो राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन आप कर सकते हैं इसके तहत। ठीक, इसके अलावा जंगली जानवरों तथा पक्षियों के शिकार के लिए नियम बनाए गए थे, अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, जंगली जानवर, पशु उत्पाद एवं ट्रॉफियों के व्यापार के लिए नियम,
इसके अलावा अधिनियम के उल्लंघन के लिए न्यायिक रूप से लगाए जाने वाला दंड शामिल था। ठीक, इसके अलावा हमारे संविधान के अंदर वन्य जीव एवं जंगलों हेतु भी देखा जाए तो कई सारे उपबंध दिए गए हैं, जैसे कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उस 42वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्य सूची का हिस्सा हुआ करता था जंगल और वन्य जीव, उसको हटा के समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक, तथा अनुच्छेद 51A, संविधान का अनुच्छेद 51A अगर देखा जाए तो वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए सुधार करने हेतु प्रत्येक नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी आपका 51A के तहत बताया जाता है। फिर डीपीएसपी के तहत या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 48A के अनुसार राज्य द्वारा पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने संबंधी प्रयास किए जाएंगे। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चा देखा जाए तो लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ कम ऑन दिस वन अगेन कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट recently proposed some changes in Wildlife Act. This Wildlife Act firstly introduced in 1972 and amended in 1982, 1986, 1991, 1993, 2002, 2006 and 2013. But the 2021 amendment is vast amendment just because of this bill increased the penalty for wildlife crimes. For example, offences that attract a fine of 25,000, now it touch 1 lakh rupees. Also, there is a new and separate chapter of regulating species. Then the bill prohibits processing, trading and breeding species without prior permission from said authority. This bill also recognizes threat that invasive alien species poses. 1972 का जो आपका वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट था, दिस वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड regulations for hunting wildlife, animal and birds, establishment of sanctuaries and national parks, regulating for trade in wildlife, animal products and trophies, judicially imposed penalty for violating the act, harming endangered species listed in Schedule 1st of the act is prohibited throughout India. Hunting species like those requiring special protection, Schedule 2, big game and small game is regulated through licensing. A few species classified as vermin may be hunted without restrictions. Wildlife warnings and there is sub analysis the act. The amendment to the act in 1982 introduced a provision permitting the capture and transportation of wildlife animal for the scientific management of the animal population. These all things are important just because of in section of geography it should be asked by your examine body. Clear? Also remember, our constitution proposed among the 42nd amendment which exists in 1976, wildlife and animal listed in concurrent list from state list. Is it clear? Then Article 51A stated that now it's fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment including forest and wildlife. And Article 48A in the directive principle of state policy mandate that the state shall endeavor to protect and improve the environment and the safeguard the forest and wildlife of the country. Is it clear? Now, the next one is Western Naval Command conduct joint maritime exercise Paschim Lahar XPL 2022. एक्सरसाइज पश्चिम लहर हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा हमारे वेस्टर्न कोस्टल हिस्से में 25 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया। ठीक है, सो अब बस ये याद रखिएगा कि एक्सरसाइज पश्चिम लहर एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज या हमारे इंडियन नेवी की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो हमारे पश्चिमी तट पर 25 जनवरी 2022 को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अगर देखा जाए बच्चा तो हमारे वेस्टर्न नेवल कमांड, इंटर सर्विस एनर्जी एंड इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड के जवान क्या किए बच्चा, पार्टिसिपेट किए। क्लियर रहेगा? चलिए, इसके अलावा पद्म अवार्ड्स में इस साल देखा जाए तो 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण इज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वन इज भारत रत्न. Third highest civilian award in India is Padma Bhushan. So remember the name, the forename. Miss Prabha Atre belongs to art field. श्री राधे श्याम खेमका पोस्टमस मतलब मरणोपरांत इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है।
जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक। देन द थर्ड वन इज जनरल बिपिन रावत, पोस्ट समर्स सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं बच्चा। एंड श्री कल्याण सिंह साहब, पोस्ट समर्स, मरणोपरांत इनको भी सम्मानित किया गया है, जो कि पब्लिक अफेयर्स या फिर हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये रहे हैं तथा राज्यपाल भी रहे हैं। क्लियर है? चलिए, पद्म भूषण से अगर देखा जाए बच्चा तो 17 लोगों को सम्मानित किया गया है इस साल, जिसमें श्री गुलाम नबी आजाद जो कि पब्लिक अफेयर, श्री विक्टर बनर्जी आर्ट, श्री गुरमीत बाबा पोस्ट समर्स आर्ट, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी पब्लिक अफेयर्स। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने इस सम्मान को लेने से मना कर दिया है। रिमेंबर द नेम, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीएम, एक्स सीएम, इन्होंने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया है, ठीक है। श्री नटराजन चंद्रशेखर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, श्री कृष्णा एल एंड श्रीमती सुचित्रा एला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मिस माधुर जाफरी अदर, देन श्री देवेंद्र जजारिया स्पोर्ट्स, श्री राशिद खान आर्ट, श्री राजीव महर्षि सिविल सर्विसेज, श्री सत्यानारायण नाडेला ट्रेड एंड इंडस्ट्री, श्री सुंदर रंजन पिचाई ट्रेड एंड इंडस्ट्री, श्री शायस पूनावाला ट्रेड एंड इंडस्ट्री, श्री संजय राजाराम साइंस एंड इंजीनियरिंग, मिस प्रतिभा राय लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्वामी सच्चिदानंद लिटरेचर एंड एजुकेशन, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी लिटरेचर एंड एजुकेशन। इज इट क्लियर? आपको ये नाम बच्चा याद रखना होगा और किस क्षेत्र में दिया गया है इसको भी थोड़ा बहुत याद रखना ही रखना, ठीक है। चलिए, ना पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज आयशा मलिक, 55 वर्षीय महिला, जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की पहली जज नियुक्त हुई है। इससे पहले अभी तक पाकिस्तान में कोई भी महिला जज की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं हुई थी। देन रिमेंबर द नेम, आयशा मलिक अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में आयशा मलिक की नियुक्ति की गई है। क्लियर रहेगा? चलिए, देन स्मृति मंधाना विंस आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2021 का जो अवार्ड सम्मान दिया गया आईसीसी का, उसमें अगर देखा जाए तो रेचल हैव फ्लिंट ट्रॉफी से स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया। मतलब कि 2022 में 2021 की वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर गोज टू या अवॉर्डेड टू स्मृति मंधाना। इन 2018 she also was awarded by this award. That means कि second time स्मृति मंधाना awarded by this award. Clear? Virat Kohli also awarded twice for Sir Gary Phil Sobers Trophy. मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में दिखाया है तो विराट कोहली को भी 2 बार दिया जा चुका है, बट इस बार 2022 में सर गैरी फिल सोबर्स ट्रॉफी या मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी awarded to Shaheen Afridi, the fast bowler of Pakistan. Is it clear? So remember the name. Smriti Mandhana wins ICC Women's Cricketer of the Year and Shaheen Afridi wins ICC Men Cricketer of the Year. Clear रहेगा? चलिए. Now, Ukraine crisis, NATO send plane ships to Eastern Europe. बच्चा, इस समय इंटरनेशनल एरेना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहीं चल रही है तो वो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे चल रही है। हमने पिछले वीक या उसके पिछले वीक हमने यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाया था और इस बार भी ये टॉपिक आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ की चीजें फिर से वैसी ही चल रही हैं। 2013 में यूक्रेन और रशिया के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए। डिस्प्यूट्स इसलिए हुए जस्ट बिकॉज ऑफ की यूक्रेन ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, ठीक। एंड इन 2014 विद अ प्लेबिसिट रशिया ने यूक्रेन के एक द्वीप क्रीमिया पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। एंड इन 2014 के बाद ही देखोगे तो 2015 में बुखारेस्ट 9 ग्रुप का भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इसी क्रीमिया विवाद के बाद। और जैसे ही क्रीमिया पे उन्होंने कब्जा करा, यूक्रेन के 2 और छोटे छोटे जो शहर थे उन शहरों ने यूक्रेन से अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिया एंड दैट स्टेट्स आर डोनेट्स्क एंड लुहांस्क।
डोनेट्स्क और लुहांस्क के अपने आजाद करने के बाद यूक्रेन ने उन पर मिलिट्री एक्शंस लिया और उसके बाद नाटो फोर्सेस कंटिन्यूअसली यूक्रेन में एग्जिस्ट कर रही है रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, सो आप ये याद रखिएगा इन शहरों के नाम, चाहे डोनेट्स्क हो या लुहांस्क हो या फिर क्रीमिया हो। क्लियर रहेगा? चलिए, और उसके बाद बच क्या जाता है नाटो। द नाटो वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 4 अप्रैल 1949। नाटो का जो गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इस समय इसके मेंबर स्टेट 30 है, 30 है। क्लियर रहेगा? चलिए, नाउ सुभाष चंद्र बोस। Recently, Government of India unveiled a statue on 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट। आपको यह पता ही होगा कि एक होलोग्राम स्टैचू को क्या किया गया है, अनवेल किया गया है। यह तो क्लियर है आपको। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है बच्चा, उसको 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ठीक है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस विच सेलिब्रेट ऑन 23rd January नाउ ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस। एंड जब सुभाष चंद्र बोस की बच्चा बात करते हो, देन सुभाष चंद्र बोस 2 बार he appointed twice president of Indian National Congress in 1938 and 1939, हरिपुर एंड त्रिपुरी। इन 1939 उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करके ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक, इसके अलावा बच्चा अगर देखा जाए तो उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट का भी स्थापना किया था, जो कि 1943 में अंडमान और निकोबार आइलैंड में इसका पहली बार इंप्लीमेंटेशन हुआ था, या फिर उनको जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1943 में सौंप दिया था। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। इस साल बच्चा अगर देखा जाए तो इस साल का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है श्री विनोद शर्मा, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। और यह भी याद रखना कि जो ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार है 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी जिसमें 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, और दूसरा इंडिविजुअल कैटेगरी जिसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, देन इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा गॉट दिस अवार्ड इन 2022 एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात, गुजरात का डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूशनल बॉडी के रूप में इस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित इस साल किया गया है। याद रहेगा? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इंडिया का पहला ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन चुका है जो अपने यहां डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज किया है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर इज अ सोल लोनली स्टेट एंड द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच रिलीज सच काइंड ऑफ इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें 20 जिलों को सम्मिलित किया गया जम्मू कश्मीर के, जिसमें देखा जाए बच्चा तो जम्मू ने टॉप किया है। ठीक, फॉलोड बाय डोडा, सांबा, ठीक, एंड पुलवामा एज वेल एज श्रीनगर। टॉप 5 के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर हैं। क्लियर रहेगा? चलिए, नाउ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिज चाइना इज बिल्डिंग ऑन पैंगोंग लेक। हाल ही में बच्चा देखा जाए तो पैंगोंग लेक पे चाइना ने कुछ ब्रिजेस का निर्माण किया है और इन जगहों पे कंटिन्यूअसली 1958 से ही चाइना एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक, 1958 से ही चीन का इस पैंगोंग लेक पे जहां पे इन लोगों ने अपना ब्रिज क्रिएट किया है वहां पे इनका कब्जा था। ठीक है, जब हम बात करते हैं बच्चा इधर पैंगोंग लेक की, तो पैंगोंग लेक के पास एक माउंटेन एग्जिस्ट करता है, चैंग चेंगमो रेंज। चैंग चेंगमो रेंज अगर देखा जाए तो ये 8 फिंगर में क्या किया गया है, बांटा गया है। इंडिया का ये कहना होता है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो 8वें फिंगर से होकर गुजरता है, जबकि चाइना का ये मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 2nd फिंगर से होकर जाता है। ठीक है, सो इंडिया की जो अभी करंट सिचुएशन है वो 4थे फिंगर तक की है और बाकी 4 फिंगर पे अगर देखा जाए तो चाइना का इस समय कब्जा है। क्लियर रहेगा? चलिए, चीरू 2022
हाल ही में चाइना, रशिया और ईरान, चाइना, रूस और ईरान की नौसैनिक अभ्यास, त्रिस्तरीय नौसैनिक अभ्यास गल्फ ऑफ ओमान में संपन्न हुआ है। यह याद रखिएगा कि चीरू 2022 रूस, चीन तथा ईरान के नौसैनिकों के बीच का यह एक त्रिस्तरीय नौसैनिक अभ्यास है जो गल्फ ऑफ ओमान में बच्चा क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। ठीक है, अगला है डीकमीशन खुखरी हैंडेड ओवर टू दीव एडमिनिस्ट्रेशन। हाल ही में बच्चा देखा जाए, आप लोगों को पिछले सप्ताह या उसके पिछले सप्ताह हमने आप ये बताया था कि आईएनएस खुखरी डीकमीशन हो चुकी है। ठीक है, आईएनएस खुखरी इज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट ऑफ इंडियन नेवी। ये एक स्मॉल वॉरशिप था जो कि स्वदेशी रूप से क्या हुआ था, बना हुआ था। इसको हाल ही में इंडियन नेवी ने दादर नागर हवेली तथा दमन दीव प्रशासन को क्या किया है, सौंप दिया है। अब ये जो वॉरशिप है या जो कॉर्वेट है, इस कॉर्वेट को दमन दीव एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, म्यूजियम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? सो याद रखिएगा इसको। ठीक है, देन सेंट्रल एशिया मीट, हाल ही में भारत तथा सेंट्रल एशियन स्टेट के बीच में वर्चुअल मीटिंग समाप्त हुई। ठीक, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सेंट्रल एशियन स्टेट कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की तरफ से उनके राष्ट्रपति ने इस समिट में हिस्सा लिया। क्लियर रहेगा? चलिए, ये सेंट्रल एशियन बच्चा स्टेट्स हैं और दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत कहीं ना कहीं देखा गया बच्चा कि तापी प्रोजेक्ट और आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट, तापी प्रोजेक्ट देखा जाए तो हमारे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो इंडिया को ईस्टर्न यूरोप से जोड़ने का एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो कि मुंबई को चाबहार से जोड़ेगा और चाबहार के बाद सेंट्रल एशियन स्टेट होते हुए रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप तक रेल, रोड और गैस पाइपलाइन क्या करेगी बच्चा, ड्रॉ होगी। क्लियर है? चलिए, इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगले सप्ताह हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। आई होप कि दिस ऑल पॉइंट्स हेल्प in your upcoming examinations. Wish you good luck and जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।